आज के मुख्य समाचार। मंडी में गो तस्करी का मामला आया सामने। नाहन के कच्चा टैंक क्षेत्र में चोरी की वारदात से दहशत। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 44 रुपए की बढ़ोतरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से की तंबाकू से दूर रहने की अपील। एहसास संस्था ने डीसी शिमला को सौंपा ज्ञापन। शिमला पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। शिमला में सेहत कर्मचारी यूनियन का धरना प्रदर्शन। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बार फिर कथित गौ तस्करी का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय युवाओं की जिद्दगिरता के चलते एक संदिग्ध वाहन को रोककर उसमें सवार लोगों को पकड़ लिया गया। युवाओं का आरोप है कि वाहन में गोवंश को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। लोगों के अनुसार क्षेत्र में कुछ युवाओं को एक वाहन की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद उन्होंने उसका पीछा किया। काफी दूरी तक पीछा करने के बाद युवाओं ने वाहन को रोक लिया। वाहन की जांच के दौरान गोवंश को ले जाने की आशंका जताई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैलता चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पकड़े गए वाहन और उसमें मौजूद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वाहन कहां से आया था और गोवंश को कहां ले जाया जा रहा था। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है। आरोपियों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि गो तस्करी जैसी घटनाएं क्षेत्र की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और इस प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाना चाहिए। लोगों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्थानीय युवाओं ने कहा कि यदि समय रहते वाहन को नहीं रोका जाता तो मामला और भी गंभीर हो सकता था। उन्होंने प्रशासन से सीमा क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ाने की अपील की है। लोगों का कहना है कि रात के समय कई बार संदिग्ध वाहनों की आवाजाही देखने को मिलती है, इसलिए पुलिस को नियमित जांच अभियान चलाना चाहिए। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में भी मंडी जिले में गौ तस्करी के कथित मामलों को लेकर कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। इससे पहले गौ रक्षक संगठनों और पुलिस के बीच इस मुद्दे को लेकर मतभेद देखने को मिले थे। विभिन्न संगठनों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गौ तस्करी पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। कई बार प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई थी। ताजा घटना के बाद एक बार फिर गौ तस्करी का मुद्दा चर्चा में आ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों का विश्वास कायम रहे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। नमस्कार, आपका धन्यवाद। आप एक कॉल पर जो है तुरंत यहाँ पर आ गए। तो जैसे कि परसों मैंने लाइव में बताया था कि हम गऊओं को यहाँ पर संरक्षण कर रहे हैं, तो अभी पिछले कल की बात है, मैं माता के मंदिर गया हुआ था बगलामुखी और मैं यहाँ पर नहीं था। और जो दूसरे हमारे सेवक हैं यादव जी, वो भी यहाँ पर नहीं थे। उनके गांव में जो इलेक्शन थे, तो जो है कल यहाँ पर जो है कोई बंदा आकर किसी ने यहाँ से जो और गऊँ थी उनको भी यहाँ से जो है छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया। और ये जो 2 गौ माता हैं, इनको ये अभी गाड़ी में भरकर जो है ये नालागढ़ के लिए इन्होंने ले जा रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। अब आगे पता नहीं इन्होंने क्या करना था क्या नहीं करना था। अभी हमने एक गाड़ी पकड़ी है और पुलिस कंप्लेंट जो है हमने कर दी है और गाड़ी को बॉन्ड करवा दिया है। बाकी आगे की जो तफ्तीश है वो अब कानून करेगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गौ सेवक जुड़ें। हमारा यही मकसद है कि गौओं के साथ जो है गलत ना हो। तो इसी वजह से हम युवाओं को बार बार बोलते हैं कि इस तरह के जो है गौ तस्करों को जो है हमें जो पकड़ना है और उनका जो है भंडाफोड़ करना है। तो इसमें जो है सभी युवाओं का जो है हमें सहयोग सर्वोपरि रहेगा। अभी आपका धन्यवाद करता हूं कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो तस्कर पकड़े जाएंगे। अभी तक जो है मुख्य तस्कर जो है अभी उनकी पकड़ से जो है बाहर है।
और जो है ये तो गाड़ी का ड्राइवर है बेचारा, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, ये बता नहीं पा रहा है, पर इसने ये बात ज़रूर बताई है कि ये नालागढ़ के लिए जो है पैक की गई थी। आगे की उम्मीदें तो बहुत कठिन है और आगे सनातन को सबको जुड़ना पड़ेगा। सनातन के साथ सब जब तक सब नहीं जुड़ेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो इसलिए मैं सबसे युवा बंधुओं से दरख्वास्त करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और जुड़ें और गौ सेवा करें। हमने वो रोड पे छोड़ दिए उन्होंने ना, बिल्कुल उनको रोड पे छोड़ दिया है आगे। अच्छा, ये रास्ता जैसे खुला तो सारे पशु जो है बाहर निकल गए या निकाल के किए, क्योंकि वो तो बाहर जाते नहीं थे जी, पर वो निकाल के किए गए बाहर, ताकि उनको इधर उधर से जो है पकड़ा जा सके और उनको आसानी से जो है आगे तस्करी की जा सके उनकी जी। तो अभी हम उनको लेके आ रहे हैं, बाकी और पशु भी हैं 5-7 सामाजिक सरोकारों से जुड़े संस्था एहसास संस्था शिमला ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आज अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा के माध्यम से उपायुक्त डीसी शिमला को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। संस्था ने विशेष रूप से चमियाना और जाखू क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाते हुए आम जनता को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। संस्था द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि चमियाना क्षेत्र के लिए वर्तमान में संचालित बस और टैक्सी सेवाएं यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप प्राप्त नहीं है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कर्मचारी, विद्यार्थी, मरीज और अन्य यात्री इन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सीमित परिवहन व्यवस्था के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एहसास संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि कई बार बसों और टैक्सियों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण यात्रियों को सीट तक नहीं मिल पाती है और उन्हें मजबूरी में खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं, स्कूली विद्यार्थियों और अस्पताल आने जाने वाले मरीजों के लिए बेहद कठिन और असुविधाजनक बनी हुई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि चमियाना क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और विभिन्न संस्थानों की मौजूदगी के कारण लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा परिवहन व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते यात्रियों को लंबे समय तक वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। संस्था ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन सेवाओं का पुनः मूल्यांकन किया जाए। एहसास संस्था ने जाखू क्षेत्र में भी सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। संस्था का कहना है कि जाखू शिमला का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद होते हैं। बावजूद इसके कई बार पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। संस्था ने प्रशासन से मांग की है कि चमियाना और जाखू रूट पर अतिरिक्त बसों और टैक्सियों की व्यवस्था की जाए। साथ ही बस स्टैंड से इन क्षेत्रों के लिए नई गाड़ियों का नियमित संचालन भी शुरू किया जाए, ताकि यात्रियों को समय पर और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं मिल सके। आपके शारदा हूँ, स्थायी निवासी हूँ शिमला से और एहसास संस्था की संस्थापक और सारे यहाँ पे सदस्य आए हैं। हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी है जो लोकल यहाँ के स्थायी निवासी है। उनकी जो दिक्कतें हैं हमने सारी लिख करके एडीसी जी के माध्यम से हमने डीसी सर को ज्ञापन सौंपा है कि जो भी समस्या है इसका जल्द से जल्द हल हो। तो इसमें मुख्य तौर पर 2-3 समस्या थी। एक तो जाखू जो टैक्सी जाती है उसमें कोई भी सिस्टम नहीं है कि कौन पहले बैठेगा, हालांकि वो सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई है, लेकिन कौन पहले बैठेगा कौन बाद में, वहाँ पे इतना रश होता है तो सभी जाते हैं तो सभी लड़ाई झगड़ा करके ही जाते हैं। तो वहाँ पे सिस्टम हो, कोई ऐसा प्रावधान हो जो पहले जाए, उसकी टिकट जो पहले जाए उसको पहले जो है समय मिले, बाकी थोड़ा वेट करके जो है सबको ही, और एक एक्स्ट्रा जो है टैक्सी ट्यूजडे को लगाई जाए। और दूसरा हमारा था यहाँ से बहुत सारे शिमला से अब शिफ्ट तो जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट चमियाना कर ही दिए हैं, तो यहाँ से जो पेशेंट जा रहे हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे वहाँ जाते हैं तो उनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ट्रैवलर चल रही है, लेकिन उसमें भी है जो बहुत सारे स्थायी लोग या बहुत सारे जो पेशेंट के साथ तीमारदार होते हैं वो बैठते हैं। तो जो पेशेंट होता है उसके लिए कोई बैठने का प्रावधान नहीं है कि उसको प्रायोरिटी मिले कि वो बैठ कर जाए। दूसरी हमारी ये थी, एक हमारा ये बहुत वो था कि जो शहर में जितनी भी बाइंस की बहुत सारी शॉप खुल गई अभी नई नई एमसी के माध्यम से खुली है। चलो हम उसमें अब क्या कहें कि इनका जो भी इन्होंने किया है वैसे तो नहीं खुलनी चाहिए इतनी ज़्यादा, लेकिन खुली है तो कम से कम उसका जो समय है वो कम किया जाए। जैसे और शॉप्स भी जो है कारोबार शिमला शहर में जो चलता है उनकी भी शॉप्स बंद होती है, तो इसका भी जो वाइन शॉप का जो समय है वो कम किया जाए, ताकि जैसे घर कोई भी लेके जाता है नशा तो उसका ख़त्म होने पर वो दोबारा आ जाते हैं और उनको वो माध्यम मिलता है तो वो दोबारा लेते हैं, तो इसलिए इसका टाइम कम होना चाहिए। और ये हमारी समस्या थी और भी हमने लिख कर दे दी है। और एक हमने अपनी संस्था के लिए आज एक अपॉइंटमेंट की है, आज नहीं पहले की है। हमें ब्रांड एम्बेसडर रश्मि नेगी जी है
ये इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है सोशल मीडिया पे भी और सामाजिक कार्य में भी भागीदारी निभाती है, इसलिए आज हमने इनको अपॉइंट किया है। तो आप इनसे पूछिए, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सभी अपनी संस्था की तरफ से। और बाकी हमारे साथ सारे सीनियर सिटीजन है, तो इनकी समस्या आप इनसे भी पूछ सकते हैं। पहले आप मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम रश्मि नेगी है, तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, साथ में रूपा शारदा जी के साथ जुड़ी हूँ और इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी। सभी सम्मानित जितने भी हमारे सदस्य हैं इसमें एहसास संस्था के, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो मुझे इतना आदर सम्मान दिया आप लोगों ने। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो बातें अभी रूपा शारदा जी ने रखी, मैं इसी बात को कोशिश करूँगी आगे जन जन तक पहुँचाने की, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट पे जो हमारी युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर जा रहे हैं, तो उसके लिए जो नशा मुक्त एक इन्होंने मुहिम चलाया है, और जैसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी मुहिम चलाया इन्होंने, तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं इनके साथ सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहूँगी और जितना बन पड़े मैं अपनी तरफ से आगे जन जन तक ये बात रखना चाहूँगी। तो धन्यवाद आप सभी का और मीडिया वालों का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतनी देर से मियाना जाने के लिए मैडम ऐसा ना, वहाँ से टैक्सी मिलती नहीं, कोई गाड़ी मिलती नहीं है, और अगर प्राइवेट टैक्सी करो तो वो 16,000 लेती है हमारे से, तो इसलिए हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसलिए हमने तो ADC साहब को बोला है कि भाई आप ना एक ओल्ड बस स्टैंड से टैक्सी का प्रावधान कीजिए, या टेम्पो ट्रैवल हो जाए, बस भी हो जाए, कोई भी हो, सुविधा हो जाए, पर आम लोगों के लिए ये सुविधा बड़ी जरूरी है। इसके लिए मैंने आप रिक्वेस्ट की है, पर्सनल रिक्वेस्ट की है ADC साहब। हम लोगों के लिए बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड से टैक्सी या बस कुछ भी लगा दी जाए। इस एरिया में से कुछ नहीं जाता, वहाँ के लिए जाने के लिए बहुत दिक्कत है। हॉस्पिटल वहाँ इन्होंने शिफ्ट कर दिया, लेकिन आने जाने का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए मैं तो बस ये बोलती हूँ बस या टैक्सी जो भी अवेलेबल हो लगानी चाहिए। हमने एक ज्ञापन दिया साहब को अपने देना। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में तंबाकू सेवन के बढ़ते दुष्प्रभावों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों, विशेषकर युवाओं से तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए नशा मुक्त जीवन शैली को अपनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल एक जागरूकता अभियान नहीं, बल्कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के सचेत करने और तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि तंबाकू दुनिया भर में रोकी जा सकने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है और हर वर्ष लाखों लोग इसके सेवन से उत्पन्न बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। धूम्रपान, गुटखा, खैनी, जर्दा, हुक्का और अन्य निकोटीन युक्त उत्पाद कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों तथा अन्य जानलेवा रोगों का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू न केवल सेवन करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में तंबाकू और निकोटीन उत्पादों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे युवा वर्ग तेजी से इसकी ओर आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनकी ऊर्जा तथा क्षमता का उपयोग राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए, न कि ऐसी आदतों में जो उनके स्वास्थ्य भविष्य को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने में परिवार, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों और किशोरों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में समय समय पर जानकारी दें। सभी बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं से तंबाकू एवं निकोटीन उत्पादों से दूर रहने का आह्वान करता हूं। इस वर्ष की थीम अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, अर्थात आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन एवं तंबाकू की लत का मुकाबला हमें ये समझाने का महत्वपूर्ण संदेश देती है कि तंबाकू उत्पादों का दिखावटी आकर्षण वास्तव में हमारे स्वास्थ्य, परिवार और समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। तंबाकू सेवन केवल गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है,
और ये विशेष रूप से युवाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। आज आवश्यकता है कि इस बात की है कि हम समाज में जागरूकता बढ़ाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों को नशे की इस प्रवृत्ति से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली, खेल, योग तथा सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना समय की मांग है। परिवार, शिक्षण संस्थान और समाज सभी की यह साझा जिम्मेदारी है कि वे तंबाकू और निकोटीन की लत के प्रति जागरूकता फैलाएं तथा नशा मुक्त वातावरण के निर्माण में अपना योगदान दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आइए इस अवसर पर हम सभी तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज किए जाने से आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायियों की चिंताएं बढ़ने लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगभग 44 रुपए वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू बजट के साथ साथ होटल, ढाबा और खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों पर पड़ने की आशंका बताई जा रही है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर छोटा शिमला के ढाबा संचालक अश्विनी कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई और गैस के दामों में हो रही वृद्धि ने आम जनता की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। उनका कहना है कि मध्यम वर्गीय परिवार पहले से ही बढ़ती महंगाई के दबाव में है और अब गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से घरेलू खर्चों पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। अश्विनी कुमार ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर रसोई की एक बुनियादी आवश्यकता है और इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से हर घर प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहे और आम लोगों को राहत मिल सके। उनका मानना है कि बार बार होने वाली मूल्य वृद्धि से लोगों की बचत और मासिक बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट व्यवसाय भी इससे काफी अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इन व्यवसाय में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में गैस का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण संचालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बढ़ती हुई लागत का बोझ व्यवसायियों को किसी न किसी रूप में वहन करना पड़ेगा, जिससे खाद्य पदार्थों और अन्य सेवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अश्विनी कुमार ने कहा कि छोटे ढाबा संचालकों और रेहड़ी फड़ी लगातार आजीविका चलाने वाले लोगों के लिए यह स्थिति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच व्यवसाय को संचालित करना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी रही तो छोटे व्यवसायियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों, सब्जियों, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं की कीमतों में पहले ही वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में रसोई गैस के दाम बढ़ने से परिवारों के मासिक खर्च में और अधिक इजाफा होगा। विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को इसका सबसे अधिक असर झेलना पड़ेगा। मेरा नाम अश्विनी कुमार शर्मा है और मैं शर्मा ढाबा रन करता हूँ छोटा शिमला में। तो हमारे पास यहाँ पे समझो आप लोकल पब्लिक आती है सारी, सेक्रेट में जो लोग आते हैं, काम करने आते हैं। लेकिन जो सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे को समझ ये नहीं आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ फेल हो रही है। अगर ये रेट पहले जब देखो जो लड़ाई चल रही हो इलेक्शन से पहले की चल रही है, लेकिन रेट आप इलेक्शन के बाद बढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना फायदे के लिए, आपको कुछ लेना देना नहीं है कि पब्लिक के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है। आप अपने फायदे के लिए कभी कुछ कर लेते हैं। जनवरी में 1770 रुपये का सिलेंडर होता था, जो आज की डेट में 3310 रुपये का हो गया है, मतलब रेट डबल हो गया है। लेकिन हमारी मजबूरी है रेट बढ़ाना, लेकिन हम फिर भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम यहाँ के प्रशासन से भी चाहेंगे, बोलेंगे डी साहब को कि आप एक बार रेट लिस्ट को अपडेट कीजिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट की रेट लिस्ट के साथ काम करते हैं, जो गवर्नमेंट से हमारे को रेट दे रखे हैं। ठीक है, जो बड़े रेस्टोरेंट हैं उनके वो रेट बढ़ाते हैं, जो हाई क्लास फैमिलीज हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब आदमी है, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। और देखिए, अगर हम रेट बढ़ाए गए हैं तो हम अपने घर से तो कुछ नहीं देने वाले, हम भी यहाँ पे कमाने के लिए बैठे हैं, तो नेचुरल है कि हम रेट बढ़ाएंगे।
लेकिन हम भी इतना ज़्यादा रेट नहीं बढ़ा सकते कि पब्लिक के ऊपर बोझ पड़े। चलो हम ढाबा खोल के बैठे, मेरे को यहाँ पे 45 ईयर हो गए हैं हमारे ढाबे में चलते हैं, तो हमने ये कोशिश रखी है कि हम जो मिनिमम प्राइस हो उसमें हम यहाँ पे लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो हमको भी कमाना पड़ेगा ना। आप जब एक सिलेंडर का रेट डबल हो जाएगा, एकदम बढ़ेगा, परसेंटेज होती है कुछ बढ़ाने की, तो नेचुरल है कि रेट कोई फर्क पड़ेगा। तो हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बिल्कुल ही फेल बोलते हैं इसमें कि वो बिल्कुल फेल है। उनका हमारे को समझ में नहीं आया कि वो किस हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। एकदम डबल करना कुछ बात समझ में नहीं आती। तो ये तो सिर्फ यही बात हुई कि आप अपनी राजनीति चमका रहे हो, अपना फायदा ले रहे हो और पब्लिक के ऊपर बोझ डाल रहे हो। जब तक इलेक्शन था आपने रेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और आपने एकदम इतना हाई बढ़ा दिया है। एक बार 100 बढ़ाया, फिर 100 बढ़ाया, फिर 100 बढ़ाया, फिर 200 बढ़ाया, फिर 1000 बढ़ाया सीधा। आज भी हमें पता लगा कि अब 45 और 46 प्लस हो गया है। पूरा डेली डे बाय डे चीज़ बढ़ रही है। और देखिए जो क्रूड ऑयल है या गैसेज हैं, इनके रेट जब कम हुए तो गवर्नमेंट ने कम नहीं किया। गवर्नमेंट पब्लिक के टैक्स से चलती है। अब अगर हर चीज़ में देखो, आप एक गैस को ही छोड़ दीजिए, रॉ मटेरियल में देखिए इतना फ़र्क आ रहा है कि जब डीजल का रेट बढ़ रहा है तो जो रॉ मटेरियल हमारे पास पहुंच रहा है, जिसका माल कुछ भी आ रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है। वो डे बाय डे बढ़ रहा है, वो सबको पता है, लेकिन हमारे को कोई अपडेट नहीं है। डीसी साहब ने मेरे ख्याल से 2023 में लास्ट रेट लिस्ट अपडेट किया, उसके बाद रेट लिस्ट नहीं है। किन्नौर की रेट लिस्ट अपडेट हो चुकी है, नहीं मंडी की हो चुकी है, लेकिन यहाँ शिमला की डिस्ट्रिक्ट की रेट लिस्ट अपडेट है। हम तो असमंजस में है कि हम क्या करें, रेट किस तरह से बढ़ाएं। तो उनको एक तो रेट लिस्ट नहीं देगी उसको पब्लिक है, और देखो चलो वो तो आ जाएगी, लेकिन जो आम पब्लिक है उसके ऊपर बहुत इसका प्रभाव है। तो फेल है, हम तो बोलते हैं गवर्नमेंट सेंटर बिल्कुल नहीं। देखो ये तो सरकार अपने फायदे है ना, चुनाव है तो उसके लिए रेट नहीं बढ़ाएगी। तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने पब्लिक को सिर्फ उनका सिर्फ मतलब वहाँ तक है कि उन्होंने चुनाव जीतना है बस। जब वो चुनाव जीत लेते हैं उसके बाद उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं रहता। वो अपने आराम से मज़े ले रहे हैं, उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, आलीशान बंगले हैं, पब्लिक के पैसे का मिसयूज़ हो रहा है बुरी तरह से, है ना, और उस पब्लिक के ऊपर आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फेल है इस चीज़ में बिल्कुल। हम सोचते थे कि वो साहब अच्छे हैं, लेकिन हमारे को अब तो बिल्कुल उनकी पॉलिसी फेल हुई है। तो ये सीधा वहीं दिखाई देता है कि आप एक इलेक्शन तक रेट नहीं बढ़ाते और इलेक्शन से एकदम बाद रेट बढ़ाते हो, तो ये कोई बात नहीं बनती ना। या तो अगर पहले से क्रूड ऑयल वगैरह के गैसेज के रेट बढ़ रहे तो आपको साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना था। एकदम किसी चीज़ को एकदम हाई करना, वो बात है। अभी देखो सप्लाई तो ठीक चल रही है, सप्लाई में इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। जिस टाइम ये सिलेंडर बंद हुए, कमर्शियल सिलेंडर ने एकदम बंद किए हमारा, उस टाइम भी बिजनेस इफेक्ट हुआ, लेकिन हमने कोई रेट चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे भी गैस थोड़ी थोड़ी मिलना शुरू हुई, हमने कुछ दिन छुट्टी वाले दिन दुकान बंद रखी, उसके बाद वर्किंग डे में दुकान खोलना शुरू की। तो आस्ते आस्ते हम कर रहे थे, लेकिन जो ये रेट बढ़ाए इन्होंने एकदम, वो बहुत एकदम बढ़ाते गए 1000 एक साथ बढ़ाए, तो उसमें बहुत फर्क है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवा व बदलते मौसम के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर प्रदेश के शेष 10 जिलों में बारिश और तूफान को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार 5 जून तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। विशेष रूप से 3 जून से 6 जून तक अधिकांश जिलों में तेज हवाएं चलने और तूफान आने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह भी दी है। सोमवार दोपहर बाद राजधानी शिमला में अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम एकदम ठंडा हो गया है। दिन भर उमस और धूप के बाद हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं पर्यटकों ने भी मौसम का आनंद लिया। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बनी रही। रविवार को भी कई स्थानों पर हल्के बादल छाए रहे, जबकि कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों को गर्मी और ठंड दोनों का अनुभव हो रहा है। उधर लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का असर साफ दिखाई दिया। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा के आसपास की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी भी दर्ज की गई है। जून माह में हुई इस बर्फबारी ने क्षेत्र का मौसम और भी अधिक ठंडा कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फ की नई चादर बिछने से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों में उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं ऊना जिलों में भी बारिश के कारण दियोली खड्ड उफान पर आ गई है। गगरेट दौलतपुर मुख्य मार्ग पर स्थित इस
खड्ड में जलस्तर बढ़ने से कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन ने लोगों से बरसाती नालों और खड्डों के आसपास अनावश्यक आवाजाही न करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। जिला शिमला पुलिस ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल लगी है। उन्होंने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने इस कार्यवाही में कुल 196 ग्राम हेरोइन चिट्टा, 47 ग्राम मेथाम्फेटामाइन आइस और 60,400 रुपए नगद बरामद किए हैं। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हिमाचल से लेकर पंजाब तक फैले नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया और मुख्य सप्लायर को पंजाब के खरड़ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मई 2026 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ढली चौक के समीप एक मकान में नशे की खेप मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संबंधित स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 युवाओं को हिरासत में लिया। इसमें अवंतिका नेगी 19 वर्षीय, प्रद्युमन ठाकुर 20 वर्ष निवासी थ्यो शामिल है। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 65 ग्राम हेरोइन और 20 ग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई। प्रारंभिक पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। जांच में सामने आया कि बरामद नशीले पदार्थों की खेप पंजाब के खरड़ क्षेत्र से लाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले के बैकवर्ड लिंकेज पर काम करते हुए नशे के स्रोत तक पहुंचने की रणनीति बनाई। जांच के दौरान जुटाई गई साक्ष्य और तकनीकी विश्लेषज्ञ के आधार पर पुलिस टीम पंजाब के खरड़ पहुंची, जहां मुख्य सप्लायर समर सिंह उर्फ टाइगर 32 वर्षीय निवासी फिरोजपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया। आरोपी वर्तमान में शिवालिक अपार्टमेंट शिवजोत कॉलोनी खरड़ में रह रहा था। पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान समर सिंह के कब्जे से 131 ग्राम चिट्टा, 27 ग्राम आइस तथा 60,400 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस का मामला है कि बरामद नकदी नशा तस्करी से अर्जित की गई हो सकती है। मामले में वीडियो लेन-देन और अन्य संभावित कड़ियों की भी जांच की जा रही है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अपने कॉम्प्रिहेंसिव अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक बड़े अंतरराज्यीय चिट्टे के नेटवर्क के सप्लायर को शिमला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है, जिसमें टोटल 196 ग्राम चिट्टा और 47 ग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद की गई है। दिनांक 29 मई 2026 को ढली पुलिस द्वारा अवंतिका नेगी रेजिडेंट ऑफ ढली तथा प्रद्युमन रेजिडेंट ऑफ ठियोग के कब्जे से लगभग 65 ग्राम हेरोइन एवं 20 ग्राम मेथ बरामद की गई थी। इस संबंध में पुलिस थाना ढली में मुकदमा नंबर 41/26 दर्ज किया गया था और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया और इनसे गहनता से पूछताछ की गई। इनके बैकवर्ड लिंकेजेस की छानबीन की गई और बैकवर्ड लिंकेजेस की छानबीन पर यह बात सामने आई कि यह चिट्टे की जो खेप है यह खरड़ से एक समर नामक व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ढली पुलिस की टीम द्वारा खरड़ में दबिश दी गई और समर सिंह उर्फ टाइगर पुत्र श्री सुरजीत सिंह जिला फिरोजपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से लगभग 131 ग्राम चिट्टा एवं 27 ग्राम मेथ और 60,400 रुपए नकदी की बरामदगी हुई। यदि मैं टोटल बोलूं तो इस कार्रवाई में 196 ग्राम चिट्टा, 47 ग्राम मेथ और 60,400 रुपए नगद बरामद की जा चुकी है। मामले में अन्य सम्मिलित आरोपियों की जांच भी जारी है और इसमें जो है नेटवर्क सप्लाई में और भी 91 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर अभी तक 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 33 अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों को ध्वस्त किया गया है और इस तरह की कार्रवाई पिछले वर्ष ना के बराबर थी। यह कार्रवाई दर्शाती है कि जिला पुलिस शिमला केवल मादक पदार्थों की बरामदगी तक और लोकल गिरफ्तारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नशा तस्करी के पूरे सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है और स्रोत तक पहुंचकर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। जिला पुलिस शिमला अपनी नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पर लगातार कार्रवाई जारी रखेगी तथा युवाओं को नशे के दुष्ट
प्रभावों से बचाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। मैंने बताया ये अवंतिका नाम की जो महिला है ये ढली की ही रहने वाली है और यदि मैं प्रीवियस हिस्ट्री की बात करूं तो अब तक शिमला जिले में पीएस ईस्ट में इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है जिसमें पहले भी इनसे 5.5 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद किया गया था। राजधानी शिमला में सीटू कर्मचारियों के बैनर तले सेहत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज एक बार फिर सीटू चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। धरने का मुख्य मुद्दा बर्खास्त किए गए 41 कर्मचारियों की सेवाओं की बहाली रहा। सीटू नेताओं ने आरोप लगाया कि इन कर्मचारियों को बिना उचित कारण और न्याय संगत प्रक्रिया की सेवा से हटाया गया था। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन के समक्ष यह मुद्दा पे उठाया गया लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रभावित परिवार आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है और उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बहाल की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन पर मनमानी और कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान निकालने के बजाय प्रशासन लगातार टाल मटोल की नीति अपना रहा है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरने के दौरान कर्मचारियों ने वेतन में वार्षिक 10% वृद्धि की मांग भी प्रमुखता से उठाई है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान वेतन से परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन होता जा रहा है। इसके अलावा विशेष छुट्टियों की बहाली की मांग भी कर्मचारियों ने उठाई है। यूनियन का कहना है कि पहले कर्मचारियों को मिलने वाली कुछ विशेष छुट्टियों को भी समाप्त कर दिया गया था जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरने प्रदर्शन के दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि कर्मचारी संस्थान की रेड होते हैं और उनके अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। 10% हक हमारा, 10% हक हमारा, 10% देना होगा, 10% देना होगा, CITU जिंदाबाद। बिल्कुल नहीं थमेगा। इसलिए नहीं थमेगा क्योंकि जो सैब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन जो CITU से संबंधित है, पिछले लगभग 3 वर्षों से एक 32 सूत्रीय मांग पत्र पर हम लेबर ऑफिस के अंदर भी बातचीत में थे, जहां पर कभी भी MC प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी नहीं आया समाधान करने, जिसका मतलब ये था कि इनका तानाशाही पूर्वक तौर तरीका था और ये मुद्दों का समाधान नहीं चाहते थे। इसलिए अंततः 14 दिन का नोटिस देकर जो है सैब कर्मचारी जो हड़ताल पर गए थे 15 तारीख से, और 15 मई को जो हड़ताल शुरू हुई 21 मई को वो समाप्त हुई 7 दिन के बाद, क्योंकि उसमें समझौता हुआ था मेयर साहब और यूनियन के बीच में और उसमें विशेष तौर पर 4 मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिसमें एक तो जो निष्कासित कर्मचारी थे 41 उनको बहाल करने का सवाल था और इमीडिएटली शब्द है उसमें तुरंत, यानी अगले दिन उनको ज्वाइन करना था, जो आज तक जिनको ज्वाइन नहीं करवाया गया। और इसके साथ साथ 4/9/14 का सवाल था जो सबको लागू करने का सवाल था, 10% इंक्रीमेंट जो काटी थी उसको बहाल करने का सवाल था, स्पेशल लीव का सवाल था और अन्य कोई और भी सवाल थे जिनको लेकर ये आंदोलन चल रहा था। जब जो है समझौते के 8 दिन तक उसको लागू नहीं किया गया तो यूनियन ने जो दूसरे चरण का आंदोलन शुरू किया था, जिसमें हमने ये पहले ही कहा था कि ये आंदोलन जो है अगला चरण जो है उससे एडवांस्ड होगा, उग्र आंदोलन होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को, जनता को शामिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और उसी दौरान आपने देखा कि किस तरीके से नगर निगम प्रशासन की ओर से जो रवैया रहा, जो उन्होंने जिस तरीके से बर्ताव किया, ना केवल हमारे साथ बल्कि पुलिस ऑफिशियल्स के साथ गाली गलौज भी हुआ और दूसरी चीज़ें भी हुई और अंततः हाउस के अंदर भी कुछ काउंसलर्स के साथ भी उसी तरीके का वातावरण किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मुकदमे हैं या जेल की सलाखें हैं या कारावास या हवालात में डालने से आंदोलन नहीं दबते हैं। जो कोशिश उन्होंने की हम पर जो है झूठे मुकदमे लाद कर, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, कितने काउंसलर जो हैं बिल्कुल आए वहाँ से आराम से गुजरे, हम बाहर सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। जो हमारा अधिकार है वो संविधान का अनुच्छेद 19 भी देता है हमको और वो ट्रेड यूनियन एक्ट भी देता है और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी देता है। तो हमने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको उस रूप में ना लेकर जिस तरीके से हमारे आंदोलन पर एक हमला करने की कोशिश की गई, उसका करारा जवाब जो है मजदूरों ने दिया है। लगातार आंदोलन जो है मजदूर चलवा रहे हैं
और मजदूरों ने एक संकल्प लिया है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जो है मांगें पूर्ण नहीं होती हैं, जो समझौता किया उसको लागू नहीं किया जाता है। और 4 अप्रैल को एजीएम में जो कुछ मजदूर विरोधी निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को नहीं पलटा जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, देखिए, हम हड़ताल में नहीं है 21 तारीख के बाद। अब तो जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो कानून अनुसार, जिसको हम कहते हैं कि जो एक मजदूर का गेट मीटिंग करने का अधिकार होता है, रैली करने का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, जुलूस का अधिकार है, जलसे का अधिकार है, प्रोसेशन का अधिकार है, और दूसरे जो भी तौर तरीके होते हैं, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ होती है उसके अनुसार। क्योंकि हड़ताल तो 21 तारीख को ख़त्म हो गई है, इसलिए आंदोलन जितने भी इसके बाद हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आपने देखा होगा 3 बजे हो रहे हैं। ड्यूटी के बाद जो है कर्मचारी आते हैं और हमने एक कानून सम्मत तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कोशिश प्रशासन करता है, जो आपने कहा कि वो कुछ लोगों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि जब ये जनरल हाउस हुआ 29 तारीख को कॉरपोरेशन का, उसमें भी एक बड़ी साजिश रची गई जिसमें 4 जोन में बांटकर आउटसोर्स प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की नगर निगम प्रशासन ने। लेकिन क्योंकि काउंसलर्स ने उसका विरोध किया और क्योंकि उसी दिन एक बड़ा उग्र आंदोलन हुआ था जो है सेल्फ सोसाइटी का, तो उसके दबाव में वो आगे नहीं बढ़ पाए और वो एजेंडा जो है धरा का धरा रह गया, वो एजेंडा पास नहीं हो पाया। और जो सेल्फ सोसाइटी का ये एक तरह से आउटसोर्स करना चाहते थे, निजीकरण करना चाहते थे, जो पक्के किस्म के जो मतलब सहब के पक्के, ऐसे तो नियमित नहीं है कर्मचारी, लेकिन सहब के जो कर्मचारी थे उनको जो है फिर एक बार पुनः और ज़्यादा नीचे धकेल कर जो आउटसोर्स में वो धकेलना चाहते थे, उसको रोकने में जो है ये आंदोलन सफल हुआ है। तो आने वाले समय में भी आंदोलन जारी है जब तक जो है, विशेष तौर पर 4 तारीख को एजीएम होनी है। और हम कह रहे हैं कि अगर एजीएम की बैठक में जो निर्णय 4 अप्रैल को लिए गए थे, जो मजदूरों के खिलाफ लिए गए थे, अगर उनको रिवर्ट नहीं किया जाता है, उनको वापस नहीं लिया जाता है, और जो 41 कर्मचारी जो भी नौकरी से बाहर हैं उनकी बहाली नहीं होती है, और अगर किसी भी तरीके से जैसा हाउस में उन्होंने करने की कोशिश की, आउटसोर्स प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, अगर उसको एजीएम में करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से उसका कड़ा प्रतिरोध होगा और आंदोलन जो है शांत होने के बजाय और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन के कच्चा टैंक क्षेत्र में चोरी की एक के बाद एक सामने आई घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्र के 4 अलग अलग घरों से मोबाइल फोन चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार कच्चा टैंक क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर बड़ी चतुराई से घरों के आसपास पहुंचे और वहां से मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार के लोगों को अपने मोबाइल फोन गायब मिले तो उन्होंने आसपास तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। इसके बाद मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर मामले की जाँच शुरू की गई। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्रों में लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कच्चा टैंक क्षेत्र में पहले भी छोटी मोटी चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन एक ही समय पे 4 घरों को निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसे असामाजिक तत्वों के हौसले और बढ़ सकते हैं। क्षेत्रीय वासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की मांग की है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि मोबाइल फोन केवल संचार का साधन नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां और दस्तावेजों का भी माध्यम होता है। फोन चोरी होने से उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ कई अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उनके फोन में बैंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी मौजूद थी, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। कई लोगों ने मोहल्ले में सामुदायिक निगरानी व्यवस्था शुरू करने की बात भी कही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि रात के समय कई बार बाहरी लोगों की आवाजाही भी देखने को मिलती है, लेकिन प्राप्त निगरानी न होने के कारण उनकी पहचान नहीं हो पाती है। उधर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से हमारी गली के चारों ओर से
बहुत घरों से मोबाइल उठ गए हैं, जिसकी कंप्लेंट हमने पुलिस माध्यम से भी उठाई है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाई। हमारा ये अनुरोध है कि आज 2-4 घरों से मोबाइल उठे हैं, कल ये चेन कहीं पूरे नान को ना घेर ले। मेरा करबद्ध निवेदन है हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कच्छ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नान से कि इसकी ओर पूरा संज्ञान लिया जाए और इस चोरी की वारदात को यहीं पर खत्म किया जाए और जो इसके पीछे कल्प्रिट काम कर रहे हैं उनकी धरपकड़ अति शीघ्र हो। कंप्लेंट की गई है, जिन जिन के मोबाइल उठे थे, ये मेरे घर के पास उठे हैं 2 मोबाइल। ये जो कौन सी उसमें कैरियर एकेडमी में कार्यरत हैं लेडीज, ये मेरे पास ही खड़ी है, इनके 2 मोबाइल उठे हैं। ये एक मेरी लेफ्ट और की तरफ से 2 मोबाइल इनके उठे हैं। आज इन भाई साहब के, हमारे जो यहाँ करीब में रहते हैं, इनके घर से एक मोबाइल उठा और खिड़की से भागता हुआ नजर आया, जिसका पीछा किया गया और वो उपलब्ध नहीं कर पाए। तो मेरा एक बार फिर अनुरोध है हमारे पुलिस भाइयों से कि इसकी ओर पूरा ध्यान दे करके और कल्प्रिट को पकड़ा जाए और ताकि आगे से भी दूसरों को नसीहत मिले, वो ऐसा कार्य करने हेतु इस तरफ कोई प्रयास ना करें। पहले सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो मैं लॉक लगा के खाना बना के ऊपर, मेरा रूम ऊपर है, मैं ऊपर जा रही थी अपने रूम में, तो वो लास्ट का स्टेप उतर रहा था। मैंने सोचा किराएदार है वहां पर हमारे रहते हैं, तो मैंने सोचा किराएदारों के कोई आया हुआ है, मेरे को ये नहीं पता था कि कौन है ये। पर जब मैंने आज इसकी फोटो देखी ना तो मैंने कहा मैंने तो उसको देखा था अभी 8-10 दिन पहले कि ये ऊपर से नीचे उतर रहा था। पुलिस को कंप्लेंट की है तो पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस तो अभी तक तो ये कोई आया नहीं, 6 बजे की रिपोर्ट है करीबी। देखिए जी, हम ना सुबह अभी रिपोर्ट करा के आए, जैसे कि बताया कि हम सुबह 5 बजे के करीब होंगे, हम सोए हुए थे, रात लाइट तो थी नहीं यहाँ पे, तो लेट नींद आई है, तो हम सोए हुए थे और सुबह 5 या 5:15 के करीब हमारी खिड़की में भनक तक नहीं लगनी थी उसने कि कैसे वो अंदर आया। पापा के रूम में गया, वो फोन ले वहाँ से फोन उठाकर उसने फिर मेरे रूम पे आया, मेरे रूम में उसने वहां से फोन निकाल कर मेरे ऊपर फ्लैश लाइट लगाई। तब मैं अचानक जागा तो मैंने शोर मचाया कि भाई घर में कोई आया, और हमारे किराएदार ऊपर है, उनके भी घर से उन्होंने फोन और कैश कुछ उठाया, और जब उसके पीछे हम भागे तो वो पता नहीं कहाँ को भागा। हमारे फोन, जो 2 फोन थे हमें मिल चुके थे, वो प्रताप भवन में उसने कूड़े के ढेर में छुपाया हुआ था। जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने वहाँ पे हमें फोन करा दूसरे नंबर पे कि आपके ये फोन यहाँ पे पड़े हैं, सुबह से बज रहे हैं, तो उन्होंने हमें काफी हेल्प करी। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, क्योंकि नान में बहुत चोरी हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोई हमें सुविधा नहीं मिल रही है, यहाँ पे कोई गश्त नहीं होती है, रात को भी और सुबह भी पुलिस की, प्रशासन की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे डेली चोरियां हो रही है। लगभग कितने